नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 14th प्रैक्टिस टेस्ट टू क्रैक द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम. बट बिफोर वी स्टार्ट, if you are new to my channel, please do subscribe, and if you like this video, share it with at least 3 friends as Guru Dakshina. Now let's begin. So question number 1, which of the following layers of the atmosphere is most closely studied in meteorology? तो मेटेरोलॉजी में जो मौसम विज्ञान जो होता है उसमें इनमें से कौन सी वायुमंडल की परत है जिसको सबसे करीब से हम अध्ययन करते हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और आइनोस्फेयर. क्लियरली ट्रोपोस्फेयर वो लेयर है जो कि धरती के सबसे पास है और सबसे ज्यादा वेदर डिस्टर्बेंस भी ट्रोपोस्फेयर में ही होता है, तो उसी को हम स्टडी करते हैं. करेक्ट आंसर इज ए, troposphere, because the troposphere is the closest to atmosphere and all weather phenomenon happen in troposphere, and that is why we study troposphere most closely in meteorology. Meteorology is a science of climate, study of climate. Okay. Question number 2, which of the following layers of atmosphere has the maximum extent? So troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. We all know that as we move away from the surface of the earth, each layer of atmosphere, the extent increases more and more. So stratosphere has more extent than troposphere, and mesosphere has more extent than stratosphere. And finally, thermosphere has maximum extent. So D, thermosphere is the correct answer. तो इनमें से कौन सी वायुमंडल की परत है जिसका एक्सटेंट, जिसकी मोटाई है, जिसकी दूरी सबसे ज्यादा है? तो जैसे जैसे हम धरती से दूर होते जाते हैं, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर और चौड़ी लेयर है, फिर मेसोस्फेयर और चौड़ी लेयर है, और फिर थर्मोस्फेयर सबसे चौड़ी लेयर है. तो थर्मोस्फेयर सबसे दूर भी है और सबसे चौड़ी लेयर भी है, तो वो होगा, आंसर होगा डी, थर्मोस्फेयर. और लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में अगर आपको और जानना है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें आप लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में डिटेल में जान सकते हैं. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द एक्सटेंट एंड डिटेल्स ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेरिक पॉजेस, the link to that video is in the description box. Let's move to question number 3. Lapse rate is A, rate at which atmospheric temperature declines in the troposphere. B, rate at which atmospheric pressure declines as we go up. Rate at which atmospheric temperature changes with altitude. Yeah, D, none of the above. The correct option is C, rate at which atmospheric temperature changes with altitude. जैसे जैसे हम धरती से दूर जाते जाते हैं, ऊपर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जो वायुमंडल का जो तापमान है वो बदलता रहता है, तो उसी को लैप्स रेट कहते हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर विद ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, क्योंकि कभी कभी लैप्स रेट पॉजिटिव, कभी नेगेटिव भी होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, नेगेटिव लैप्स रेट क्या होता है? ए, रेट एट विच एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द अर्थ. बी, rate at which atmospheric temperature decreases as we go up. C, rate at which atmospheric pressure decreases as we go up. या D, none of the above. तो C तो नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तो हम बात ही नहीं कर रहे. जब हम लैप्स रेट की बात करते हैं तो हम टेम्परेचर की बात करते हैं. तो रेट एट विच एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द अर्थ, या रेट एट विच एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डिक्रीजेस एज वी गो अप. तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा. और जनरली लैप्स रेट का मतलब है, लैप्स का मतलब होता है घटना. तो लैप्स रेट, अगर अर्थ सरफेस से हम ऊपर जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं, हाई जा रहे हैं और तापमान घट रहा है, तो वो पॉजिटिव लैप्स रेट होता है, क्योंकि लैप्स का मतलब ही होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है. लेकिन अगर हम जमीन से ऊपर जा रहे हैं और तापमान बढ़ रहा है, ऐसा भी होता है कभी कभी, तापमान बढ़ता है, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव लैप्स रेट, क्योंकि लैप्स रेट घटना चाहिए था, टेम्परेचर घटना चाहिए था, पर वो बढ़ रहा है, तो उल्टा हो रहा है, तो वो नेगेटिव लैप्स रेट होता है. ठीक है. और इसी नेगेटिव लैप्स रेट को फिर इन्वर्जन भी कहते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इज negative lapse rate is rate at which atmospheric temperature increases as we move away from the earth. A, because lapse means fall. So if the temperature falls as we go up in the atmosphere, it's called a lapse rate or positive lapse rate. But when the temperature starts increasing as we go up in the atmosphere, then we call it negative lapse rate. Okay. Question number 5. Adiabatic lapse rate is rate at which atmospheric temperature decreases with increasing altitude in conditions of thermal equilibrium. B, rate at which atmospheric temperature decreases irrespective of conditions. Rate at which atmospheric temperature increases. या D, correlation between lapse rate and pressure.
It's neither C nor D, because when atmospheric temperature increases, that's not adiabatic lapse rate. D, correlation between lapse rate and pressure, that is not adiabatic lapse rate. It's rate at which atmospheric temperature decreases with increasing altitude in conditions of thermal equilibrium. Adiabatic process is a process of thermal equilibrium where no heat is transferred between the body and its environment. Adiabatic, no heat transfer. It's a process that happens in thermal equilibrium. So rate at which atmospheric temperature decreases with increase in altitude, that's lapse rate, and in conditions of thermal equilibrium, that's adiabatic lapse rate. ठीक है, तो adiabatic process वो होता है जिसमें कि अपने जो आसपास का जो वातावरण है उससे किसी ऊर्जा का ट्रांसफर यानी आदान प्रदान, हीट का ट्रांसफर नहीं होता है. एडियाबैटिक प्रोसेस थर्मल इक्विलिब्रियम में प्रोसेस होता है. तो जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ऊंचाई के साथ साथ घटता है ऊंचाई से, और वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है कि तो उसको हम कहते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट. इसको जरा आसानी से समझा देती हूँ. ये एक हॉट पार्सल ऑफ एयर है, एक हॉट मास ऑफ एयर या गैस है, वो जमीन से ऊपर उठता है और वो धीरे धीरे एक्सपैंड होता है और इस प्रोसेस में वो ठंडा हो जाता है. तो वो प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन की वजह से ठंडा हो जाता है, पर वो पार्सल ऑफ एयर अपने सराउंडिंग एयर से कोई हीट का एक्सचेंज नहीं करता है. तो इसको एडियाबैटिक लैप्स रेट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6, environmental lapse rate. Now this is different from adiabatic lapse rate, so let's understand this. Environmental lapse rate is the rate of decrease of temperature with altitude in the stationary atmosphere at a given time and location. Yeah, B, ELR is the same as ALR. No. C, ELR is the decrease in temperature of an air parcel changes in response to the compression or expansion associated with elevation change without environmental heat transfer. So this C is actually adiabatic lapse rate that I just explained to you. That it is the air parcel changing its temperature in response to compression or expansion in thermal equilibrium without exchanging any heat with the environment. This is adiabatic lapse rate. Okay, this is not correct. So correct option is A. ELR is the rate of decrease of temperature with altitude in the stationary atmosphere at a given time and location. So atmosphere stationary है, that is there is no expansion or compression happening. तो जब एक पार्सल ऑफ एयर ऊपर जा रहा है और कोई एक्सपेंशन और कंप्रेशन नहीं हो रहा है, शांत है, लेकिन फिर भी जो टेम्परेचर है ऊंचाई के साथ घट रहा है. क्यों घट रहा है? क्योंकि जो गर्म पार्सल ऑफ एयर था वो एक्सपैंड नहीं हुआ, लेकिन अपने सराउंडिंग से वो हीट छोड़ दिया, हीट ट्रांसफर कर दिया, तो वो अपने आप ठंडा हो गया. मतलब कि उसके आसपास की हवा ठंडी है, वो पार्सल गर्म था और वो पार्सल बिना एक्सपैंड हुए ही वो ठंडी हवा के संपर्क में आके ठंडा हो गया, ऊंचाई के साथ वो ठंडा हो रहा है. तो उसको कहते हैं इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, क्योंकि यहाँ इन्वायरमेंट का रोल है. इन एडियाबैटिक लैप्स रेट देयर इज नो रोल ऑफ द इन्वायरमेंट, whereas in environmental lapse rate there is a role of environment. In this of environment here is surrounding air. Okay, कोई भी डाउट हो let me know in the comments below. Question 7, which of the following statements about El Nino is correct? इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है एल नीनो के बारे में सही है? A, a series of climatic changes affecting equatorial Pacific region, that is Southern Pacific Ocean, every few years. Correct है. El Nino is characterized by appearance of unusually warm, nutrient poor water of northern Peru and Ecuador, typically in late December. This is also correct. El Nino leads to decline in phytoplankton population, thus low fish production. ये भी करेक्ट है. So D, all of the above. तो एल नीनो एक बेसिकली एक गर्म हवा का बेल्ट होता है सदर्न पैसिफिक ओशन में, और सदर्न पैसिफिक ओशन जो है इक्वेटोरियल रीजन में आता है, और जब वो एक्टिवेट हो जाता है, जब वो शिफ्ट होता है गर्म हवा का बेल्ट, तो उसकी वजह से जो है जो पानी होता है समुद्र का वो गर्म हो जाता है, न्यूट्रिएंट पुअर हो जाता है, और जब न्यूट्रिएंट पुअर पानी होता है तो फाइटोप्लैंक्टन का जो पॉपुलेशन होता है वो भी कम हो जाता है, और जब फाइटोप्लैंक्टन का पॉपुलेशन कम हो जाता है तो फिश प्रोडक्शन भी कम हो जाता है. इसके अलावा क्योंकि खुद एल नीनो एक गर्म हवा का बेल्ट होता है, तो जब उसमें चेंजेस आते हैं तो उससे वेदर पैटर्न भी अफेक्ट होता है, तो वेदर पैटर्न भी अफेक्ट होता है और फिश पॉपुलेशन भी डिक्रीज होता है. तो एल नीनो के बारे में सही बातें, सारी बातें सही है. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following statements about La Nina is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ला नीना के बारे में सही है? A, it is the colder counterpart of El Nino. True. La Nina is a complex weather pattern that occurs every few years. This is also true. C, it results from variation in oceanic temperatures in the equatorial band of Pacific Ocean. This is also correct. So D, all of the above. तो ला नीना जो होता है वो एल नीनो का कोल्ड काउंटर पार्ट है, और इसका भी एक कॉम्प्लेक्स वेदर पैटर्न होता है, और तो ये भी सारे स्टेटमेंट सही है, और डी करेक्ट आंसर है. ठीक है. लो प्रेशर,
Results from high temperature causing heating up of land. True. Strong winds and cyclones in extreme cases. Yes. Heavy rainfall. Yes. So D, all of the above. लो प्रेशर से ये सभी चीजें एसोसिएटेड हैं. हाई जब लो प्रेशर होता है किसी एरिया में तो क्यों होता है? क्योंकि कोई जो मास है धरती है एकदम गर्म हो जाती है और वो गर्म धरती को छू के हवा गर्म हो जाती है और गर्म हवा एक्सपैंड होती है और प्रेशर लो हो जाता है. ठीक है, मॉनसून में भी यही फिनोमेनन होता है इंडिया में. लैंड इज हीटेड अप. द हाई हीटेड अप लैंड results in heating up of air above the land. As a result, the hot air expands and causes low pressure. When low pressure is caused, winds from the surrounding area come to the low pressure at a high speed, causing strong winds and cyclones in extreme cases and heavy rainfall. So all of the above. D is the correct option. Question 10, high pressure. Now in high pressure, it's exactly the opposite. Results from cold weather? Yes. Causes clear skies? Yes. Doesn't cause rain? Yes. D, all of the above. हाई प्रेशर में क्या होता है कि जो धरती है वो ठंडी है, तो उस ठंडी धरती को छू के जो हवा है उसके ऊपर की वो भी ठंडी हो जाएगी, और जब ठंडी हवा है वो तो फैलती नहीं है, वो तो एक्सपैंड होती नहीं है, तो वहां पे हाई प्रेशर हो जाता है. और जब हाई प्रेशर होता है तो कोई आसपास की हवा जो है अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि अंदर का तो पहले ही हाई प्रेशर है, तो उसकी वजह से कोई बादल नहीं आते हैं, कोई बारिश नहीं होती है और क्लियर आसमान होता है, और इसी को कहते हैं हाई प्रेशर फिनोमेना. तो ये होता है डी, ऑल ऑफ द अबव. Okay, so if you have any doubts so far, please let me know in the comments below. Also, please let me know if you want me to make tests for any other exam. And till then, Jai Hind, Jai Bharat. And as Guru Dakshina, please share it with at least 3 friends or WhatsApp groups. Bye-bye.